हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूवी विजिबल के इस 7th वीडियो लेक्चर में क्रोमोफोर, ऑब्जोक्रोम्स और कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ाया था कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जो कि यूवी विजिबल का बेसिक कंसेप्ट है कि किस प्रकार वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लाइट मिलकर एक्साइट होकर एक विशेष अभिलाक्षणिक तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है, अर्थात होमो से ल्यूमो में जाता है। और ये ट्रांजिशन 4 प्रकार का हो सकता है। चारों प्रकार आप पढ़ चुके हैं। ऊर्जा के आधार पर हमने उनको डिवाइड किया था। जिस संक्रमण में जितनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होगी, और जिसमें ऊर्जा सबसे कम लगेगी उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हम ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूवी विजिबल में। एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रोमोफोर्स। ये वो समूह होते हैं जिनके पास अनसैचुरेटेड समूह हम इन्हें कहते हैं। These are isolated covalently bonded group that shows characteristic absorption in UV visible light. ये क्रोमोफोरिक ग्रुप संतृप्त समूह का एक समूह होता है जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण होता है। तो ये जो यानी कि हम एक तरह से कहें कि यौगिक के अंदर क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड भी हो सकते हैं और कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं। ग्रीक में क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोर्स का मतलब होता है बियरर। तो ये क्रोमोफोरिक समूह पराबैंगनी तथा दृश्य प्रकाश में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और किसी यौगिक में रंग जो आएगा वो उसमें उपस्थित क्रोमोफोरिक समूह के कारण ही होता है। तो क्रोमोफोरिक समूह किस प्रकार के होते हैं? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। आप इन्हें आराम से पहचान सकते हैं किसी भी यौगिक में, क्यों? अर्थात उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक में असंतृप्तता होगी और यौगिक में क्रोमोफोरिक समूह होगा। जिन कंपाउंड्स में क्रोमोफोरिक समूह होता है उन्हें हम कहते हैं क्रोमोजन्स। क्रोमोफोरिक समूह 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। इन क्रोमोफोरिक समूह के पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुख्यतः पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाते हैं। उदाहरण के लिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इथाइलिन, एसिटिलीन और ऐसा कोई भी समूह जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप्स। और ये आप जानते ही हैं कि सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। तो ये लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन इजीली हो जाता है। तो इनके एनर्जी लेवल्स सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। दूसरे होते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। इनके पास n इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये 2 तरह के ट्रांजिशन दिखाएंगे, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और n टू पाई एंटी बॉन्डिंग, जैसे कि कार्बोनिल, एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, थायोकार्बोनिल, एजो, साइनाइड या नाइट्राइल, नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा। तो ये दोनों प्रकार के संक्रमण। अब हम देखते हैं कलर के बारे में कि इस क्रोमोफोरिक की ग्रुप की वजह से ही कलर यौगिक में होता है। तो ये कुछ पिगमेंट्स ऊपर आपको दिखाए गए हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। एंथोसाइनिन है जिसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कैरोटीन जो कि गाजर में मिलता है, क्लोरोफिल, ये सभी आप इनसे परिचित हैं। क्लोरोफिल की वजह से यौगिक, ये जो जितने भी प्लांट्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है।
और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो जब लाइट पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, नीचे वाले स्लाइड में आप देखें कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, 7 कलर का लाइट होती है विबजॉर, तो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। जब लाइट पड़ेगी तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, और आप देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ है, सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई और ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करी। तो हमें कौन सा कलर दिखेगा, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए हमें लीफ का कलर ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल 400 और 700 नैनोमीटर के ऊपर लाइट एब्जॉर्ब करता है। 400 जो है वो ब्लू कलर का रेंज है, ब्लू कलर के आसपास, 700 जो है रेड का। तो रेड और ब्लू लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन आपको दिखाई देता है। तो इसलिए जो लाइट पड़ती है, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो कलर हमें नहीं दिखाई देता, जो रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें दिखाई देता है। अब इस यहाँ देखें आप, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक डायग्राम बना के, गाजर का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और ये 455 नैनोमीटर पर लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो सभी इस पे 7 रंग गिर रहे हैं, विबजॉर है, 7 कलर की लाइट होती है, तो सिर्फ ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए गाजर ऑरेंज दिखती है और टमाटर रेड। टमाटर में लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन के अंदर 11 कॉन्जुगेटेड यानी कि क्रोमोफोरिक ग्रुप, क्या हो गया इसके अंदर, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्रोमोफोरिक ग्रुप है, अनसेचुरेशन है, आइसोलेटेड भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है। तो इसमें कॉन्जुगेशन की वजह से एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 11 इस तरह से आप काउंट करेंगे। इसकी वजह से इसका कलर ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात ये ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पे अब्जॉर्ब करता है। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में कम एनर्जी लगती है, और इसलिए जब ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पे अब्जॉर्ब करता है तो वो विजिबल क्षेत्र आ जाता है जिसको कि हम देख पाते हैं। और आप नीचे देख रहे हैं कि रेड वाला जो पार्ट है वो जो है ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए आपको रेड दिखाई देता है टमाटर। तो 470 जो है वो ब्लू ग्रीन रीजन है जहां ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसलिए ये रेड दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका इतना कलर प्रोमिनेंट कलर क्यों है, क्योंकि इसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। जितने ज्यादा क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कलर की इंटेंसिटी और कलर यानी कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। अब ऐसा क्या कैसे होता है, हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर है मॉलिक्यूल है, जो भी है वो लो एनर्जी में है, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु के तो नहीं होते, 2 परमाणु से होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, एक 2 एटमिक ऑर्बिटल मिलकर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। और एक्चुअली में जो ये डिटरमाइन यानी कि न्यूक्लियस करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, एक परमाणु का न्यूक्लियस है, दूसरे परमाणु का न्यूक्लियस है, तो एक्चुअली न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है कि कौन सा संक्रमण होगा, यानी कि वो किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा। तो जिस उसके हिसाब से ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, सिग्मा टू सिग्मा हो एंटी बॉन्डिंग होगा, या एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये उस परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियाई करता है, इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन नहीं करता। इसलिए मॉलिक्यूलर एक पर्टिकुलर लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा, और जो इसकी एक तरंग दैर्ध्य होगी, और बाकी की लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा जो हम देखते हैं। तो आप यहाँ देखें अल्कोहल है, अल्कोहल में एन इलेक्ट्रॉन है, तो N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा 180 नैनोमीटर के ऊपर। अमीन्स नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये 190 नैनोमीटर पर होगा ट्रांजिशन, कल आपको मैंने रेंज बताई थी N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की। और कीटोन्स हैं, इनमें दोनों तरह के ट्रांजिशन होंगे, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि N2 पाई एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी कम लगती है, इसलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और एस्टर एसिड्स
इनमें n to pi एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन 205 नैनोमीटर पर होगी। और ट्रांजिशंस भी होते हैं पर हमने वो डिस्कस करे हैं जो कि यूवी विजिबल क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि 190 से हमारे लिए वो फिर वैक्यूम यूवी हो जाता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इनमें और ट्रांजिशन नहीं होंगे, इन सभी में चारों प्रकार के ट्रांजिशंस होंगे। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो अब जो मैं आपको क्रोमोफोरिक ग्रुप का बता रही हूँ, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बता रही हूँ कि जैसे जैसे क्रोमोफोरिक ग्रुप बढ़ता है यानी कि कॉन्जुगेशन बढ़ता है, वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। ऊर्जा तो कम होती जाती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। आप चित्र में देखें, एक डबल बॉन्ड है, वेवलेंथ कम है, 170 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी चाहिए ज़्यादा। जैसे ही आपने डबल बॉन्ड बढ़ाया, 2 बॉन्ड हो गए तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, 3 बढ़ाने पर वेवलेंथ और बढ़ जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है और ऊर्जा घटती जाती है। यानी कि आप तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो हम किस रीजन में पहुंच जाएंगे? विजिबल के अंदर, यूवी से विजिबल में पहुंच जाएंगे। और जब हम विजिबल क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हमें कलर दिखा। तो ये तो थे क्रोमोफोर्स, और अब हम पढ़ेंगे ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ये इनके पास लोन पेयर युक्त ये संतृप्त समूह होते हैं, जो किसी क्रोमोफोर से जब जुड़ जाते हैं तो उसको रंग प्रदान करते हैं। इनका स्वयं का कोई रंग नहीं होता, किंतु अगर ये क्रोमोफोर से जुड़ जाएंगे तो उसकी कलर की तीव्रता को बढ़ा देंगे। It is a group which itself does not act as a chromophore, but when attached to a chromophore, it shifts the absorption towards longer wavelength along with increase in the intensity of absorption. तो ये एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं अगर ये किसी क्रोमोफोरिक समूह से लगे होते हैं। इनके पास यूजुअली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। तो इनको हम पहचान सकते हैं इजीली, जैसे कि OH, OH समूह है, NH2 है, OR है, NHR है, NR2 है, यानी कि सबके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर NH2 ग्रुप बेंजीन से लग जाएगा तो यानी कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देखें कि जो बेंजीन है वो दिखाता है 225 पर, और 2 लैम्डा मैक्स हो जाता है उसका 280, यानी कि ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप लगने से उसकी इंटेंस वेवलेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कलर की तीव्रता भी बढ़ जाती है और कलर की तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि 203 से हो गई है 1430, तीव्रता भी बढ़ गई है, तरंगदैर्घ्य भी बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहता है, एक या एक से अधिक। तो जब ये क्रोमोफोरिक ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो ये देयर इज शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और कॉन्जुगेशन जब और कॉन्जुगेशन भी अगर एक्सटेंड हो जाएगा, अगर ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे तो और भी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से क्रोमोफोरिक ग्रुप और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप क्रोमोफोरिक ग्रुप से लगने पर उसकी तरंगदैर्घ्य को बढ़ा देते हैं यौगिक की, और उसकी तीव्रता भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से all the compounds appear colored due to absorption of visible light as electrons are excited from lower to higher energy level. ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस रीजन में होते हैं? यूवी रीजन के अंदर। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो यूवी रीजन के अंदर दिखाते हैं, और जिनके अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो वो फिर विजिबल लाइट में चले जाते हैं। तो आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट, यूवी है लेफ्ट में सबसे और राइट में है IR और बीच में है विजिबल। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो आपका 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में अगर उसका एब्जॉर्प्शन है तो वो यूवी रीजन होता है। वो यौगिक कलरलेस होता है क्योंकि हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। और जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, जैसे आप देख रहे हैं
थाइलीन है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, वेवलेंथ बढ़ गई। और डाइन है, फिर 215 हो गई वेवलेंथ यहाँ पर, और ज़्यादा बढ़ेगी, 530 नैनोमीटर हो गई। तो इस प्रकार से, और 700 के बाद अगर एब्जॉर्प्शन करेगा तो फिर वो IR रीजन में आ जाएगा। तो ये थे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप और ऑक्सोक्रोमिक और क्रोमोफोरिक ग्रुप। तो अब एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप अब तक पढ़ चुके हैं उसको आप याद कर लीजिए। लैम्बर्ट्स बियर लॉ, उसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन, क्योंकि इस पर कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जिस पर कि अक्सर शॉर्ट नोट आता है। तो इनको आप साथ ही साथ याद कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैथोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि किस प्रकार प्रतिस्थापित समूह लगाने से अवशोषण और उसकी तीव्रता में फर्क पड़ता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।